हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर जानते होंगे और जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको ज़रूर पता होगी वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गेनेल है जो सेल्यूलर एनर्जी, जिसको हम एटीपी कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो मोस्टली प्लूरल वर्ड है। जब बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हो तब हम माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज करते हैं, पर अगर सिंगुलर के लिए हम बात करें तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम कॉन्ड्रियन वर्ड यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड यूज किया जाता है सिंगल ऑर्गेनेल के लिए। बाकी ऑर्गेनेल्स जैसी ये ऑर्गेनेल नहीं है। अगर इसको स्पेसिफिकली स्टेन ना किया जाए तो ये इजीली आपको माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पाएगी। इसके लिए स्पेशल स्टेन सिस्टम आपको यूज़ करनी पड़ती है। नंबर में भी बहुत बड़ा वेरिएशन है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एक जैसे नहीं है। न्यूरॉन सेल्स आप देख लीजिए, हार्ट मसल्स के सेल्स, स्केलेटल मसल्स के सेल्स, लीवर सेल्स, और हर एक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। इसका मतलब है कि सेल में वेरिएशन है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स में। वो डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हायर है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया हाई हो गए नंबर में, और अगर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ लोअर है तो फिर उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम हो गए। तो डिपेंड करता है कि सेल को कितना काम है, सेल कितना फंक्शन करता है, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गए, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। और ना सिर्फ सेल्स में वेरिएशन है, इवन जो एथलेट्स होते हैं या फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या वॉकिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे हम लोगों के कंपैरिजन में। जो लोग एक्सरसाइज से नहीं जुड़े हैं उनके स्केलेटल मसल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डाउन होंगे। अगर हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में भी इंक्रीज होने लगेंगे। ये नंबर वेरिएबल है, किस तरीके से सेल्स में डिफरेंस है नंबर्स में, और पर्सन टू पर्सन भी किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर में वेरिएशन होता है। अगर हम शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सोसेज शेप में मिलता है या तो फिर सिलिंड्रिकल शेप में भी पाया जाता है। ये सोसेज शेप उन लोगों को पता होगा जो नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज को देखते हैं और फूड चैनल्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उन लोगों को सॉसेज के बारे में पता होगा। नहीं पता तो आप देखिए, गूगल करिए सॉसेज शेप के बारे में कि कैसा दिखता है और मुझे बताइए। साइज की अगर बात करूं और इसमें हम डायामीटर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, जिसमें एवरेज होगा 0.5 माइक्रोमीटर, इसका जनरल डायामीटर रहता है। और अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो जो लेंथ है वो 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ना सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से, ये डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। इसके पास 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। ये बात आप याद रखिए कि हर एक मेम्ब्रेन अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उनके पास उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। रेस्पिरेशन नाम का चैप्टर जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसका रोल क्या है, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसके पास 2 मेम्ब्रेन सिस्टम होती हैं और दोनों जो मेम्ब्रेन इनके पास है वो किस तरीके से डिस्टिंक्ट है, ना सिर्फ स्ट्रक्चरली पर उसके साथ साथ फंक्शनली भी। तो इसके पास 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं तो वो इस तरीके से कंटिन्यूअस होगा, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। सबसे बाहर की जो लिमिटिंग बाउंड्री है, सबसे आउटर लेयर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो आउटर लेयर ही है।
एक्सटर्नल लेयर आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, पर जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें वेरिएशन है। इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इन फोल्डिंग्स दिखाता है, वो फोल्डिंग्स दिखाता है। ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स की वजह से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं क्रिस्टे। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है और इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग शो करता है, जिससे सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है और क्रिस्टे जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है और उसके साथ साथ वो लिमिटिंग बाउंड्री है ऑर्गेनेल की। ऑर्गेनेल की सबसे आउटर बाउंड्री प्रोटेक्टिव लेयर हम कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन ही है, और जो कि कंटिन्यूअस है, उसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं है, इंटरप्शन भी नहीं है इवन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन का कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से है कि उसमें क्रिस्टा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आउटर लेयर था, आउटर मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस था, इस वजह से उसने कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाई जो ऑर्गेनेल को मेनली प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद जो इनर लेयर था उस लेयर ने अपने आप को फोल्ड किया इस तरीके से, और इसकी कुछ इस तरीके की फोल्डिंग्स की वजह से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं, और जिनके लिए हम लोग वर्ड क्रिस्टे यूज करेंगे। ये जो इन फोल्डिंग्स एक तरीके से ये अंदर की तरफ की मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स ही है, और ये फोल्डिंग्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है। ये सारा जो पोर्शन है वो एक्चुअल में मैट्रिक्स के नाम से ही जाना जाएगा। स्पेस में जो कुछ भी है ये मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर जो कुछ भी भरा होगा वो मैट्रिक्स में होगा। इनकी फोल्डिंग्स मैट्रिक्स के तरफ की है, इस वजह से लिखा है कि इन फोल्डिंग्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है। क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर सिंपली आउटर मेम्ब्रेन ऐसे है और इनर मेम्ब्रेन ऐसे ही जाता तो सरफेस एरिया उतना नहीं रहता, पर अगर आउटर मेम्ब्रेन ऐसे है और इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से गया है तो इससे सरफेस एरिया ज़रूर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे इन फोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होती है। याद रखिए ये फोल्डिंग्स मैट्रिक्स की तरफ है, ये फोल्डिंग्स जो है ये मैट्रिक्स की तरफ है, यहाँ जो कुछ भी भरा है वो एक्चुअल में मैट्रिक्स ही है। सपोर्टिव लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल जो सपोर्ट करता है मेजर कंपोनेंट्स के अरेंज होने के बाद उनको, उनके लिए हम जनरली मैट्रिक्स या स्ट्रोमा या ग्राउंड सब्सटेंस वर्ड यूज करते थे। कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन की वजह से जो ल्यूमेन है, होलो स्पेस है, वो दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। एक्वस का मतलब है जिसमें वाटर मेनली मीडियम रहेगा। अब इसमें आउटर कंपार्टमेंट है, पहला कंपार्टमेंट, एंड दी सेकेंड कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट है। इनर कंपार्टमेंट को हम लोग जनरली मैट्रिक्स कहते हैं, वो यहाँ होगा। और ये जो आउटर कंपार्टमेंट है वो दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस के अंदर भरे हुए लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस में आउटर कंपार्टमेंट और एक्वस मटेरियल भरा हुआ होगा, और इनर मेम्ब्रेन की तरफ जो पूरी एक स्पेस बंध गई उसमें हमने मैट्रिक्स मटेरियल फील है ऐसा वर्ड यूज किया था। तो दो कंपार्टमेंट्स हो गए। आप फिगर से भी शो कर सकते हैं, ये है आपका आउटर लेयर, ये इनर लेयर। तो देखिए आउटर कंपार्टमेंट जो है वो कुछ यहाँ है, और जो मैट्रिक्स जिसको आप कह रहे हैं वो यहाँ भरा हुआ है।
कंटेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। पहली चीज, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जिनको हम लोगों ने प्लाज्मिड भी कहा था। मैंने प्लाज्मिड के बारे में आप लोगों को डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल वाला जब टॉपिक समझाया था उसमें एक्सप्लेन किया था। आप जरूर से उस टॉपिक को वापस खोलिए और उसमें प्लाज्मिड के जो फंक्शंस है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जान सकते हैं। प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया का यूनिक फीचर है और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम की ऑर्गेनेल में प्लाज्मिड क्या कर रहा है, क्योंकि अगर वो बैक्टीरियल सेल का हिस्सा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका लोकेशन या उसकी जो एक्चुअल में पोजीशन है वो सस्पिशियस है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि ना सिर्फ बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, पर रिसर्च से रिवील हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्लाज्मिड के साथ साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है और राइबोसोम्स पाए जाते, वो भी 70S टाइप के, जो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानी जाती है। उनमें से एक ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस में से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। सेमी ऑटोनोमस मतलब जिसके पास उसका आधा कंट्रोल है। ये ऑर्गेनेल अपना आधा कंट्रोल, सेमी ऑटोनोमस मतलब जो हाफ कंट्रोल है ये इसका खुद के पास है, इसका आधा कंट्रोल बाकी ऑर्गेनेल के हाथ में है, न्यूक्लियस फिर इसका कंट्रोल करता है, पर हाफ कंट्रोल इसका खुद के पास ही है। और इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जैसे 70S राइबोसोम, सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो मेनली हिस्सा होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया पास्ट में एक प्रोकैरियोटिक सेल या तो बैक्टीरिया था, उसका सिम्बायोसिस होता होगा, उसने एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप शायद डेवलप की होगी यूकैरियोटिक सेल के साथ, और फिर इसका इंडिविजुअल जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया होगा और ये एक ऑर्गेनेल बन गया होगा। ठीक इसी तरीके की बात क्लोरोप्लास्ट के लिए भी बोली जाती है। इसलिए कई लोग माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वर्ड यूज करते हैं सेल विदिन अ सेल, जिसका मतलब होगा एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का प्रोकैरियोटिक सेल होना। और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव, उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं या जान सकते हैं। आप गूगल सर्च करिए और आपको पता चलेगा माइटोकॉन्ड्रियल ईव क्या है। जब मदर डे आता है तो बायोलॉजिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर रखते हैं, क्योंकि आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मदर से मिलता है। डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी डिवीजन नॉर्मली जैसे फिजन से होता है उसी तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिजन से, और यहाँ से इस तरीके से फिजन होगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीजन के वक्त दोनों डॉटर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भेजने होते हैं, इस वजह से हमें डिवीजन करवाना पड़ता है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ये वो साइट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले इस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट होती है, जिसके लिए हम ये पूरी प्रोसेस करवा रहे हैं, वो आउटकम है एटीपी। एटीपी यूनिवर्सल एनर्जी मॉलिक्यूल है, या सेल्यूलर एनर्जी फॉर्म भी आप कह सकते हैं। सेल एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है, इसलिए हमें सेल को एनर्जी देने के लिए एटीपी प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे। एटीपी को स्टोर नहीं किया जा सकता, इस वजह से आपको कांस्टेंट वे में जैसी ज़रूरत, जैसी नीड, उस हिसाब से एटीपी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यही रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी को 4 to 5 मिनट्स तक अगर ब्रीथ ना मिले तो ऑक्सीजन की लेकिंग की वजह से आपके सेल्स में एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और एटीपी जैसे ही खत्म हो जाएंगे, सेल जैसे ही उनको यूज़ कर लेगा, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपके सेल्स शट डाउन होने लगेंगे और उससे डेथ हो जाएगी। तो एटीपी का स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, उसको जैसी नीड, जैसी ज़रूरत वैसे ऑन द स्पॉट बनाया जाता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया भी है। पावर हाउस इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी सिस्टम चलती है, जो मेन एटीपी सोर्स ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पर मेनली एटीपी प्रोड्यूस होते हैं।
ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन नाम का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ तक का जो टॉपिक था वो माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड था। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, 2 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, और यूनिक चीज़ इसके पास है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन करने का एक यूनिट है, इसलिए इसका नाम पावर हाउस ऑफ सेल है। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।